एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। एडवांटेजेस देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड्स। प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर डेवलप। ठीक है, टिश्यू कल्चर में पहले तो उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्गर प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो सीड वाले प्रोड्यूस होते हैं, जो हम नेचुरल मेथड्स नेचुरली जो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा आप डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट ग्रो करते हैं, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन टेक्निक वाली और क्या कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर वाली। तो इसमें वही बात है कि आप अपनी मनपसंद कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अगर कोई प्रोटीन नहीं है तो आपने उसका जीन उसके अंदर इंसर्ट किया और नया प्लांट जो आपके अंदर आएगा उसके अंदर वो प्रोटीन फॉर्म हुआ होगा। So this is how we put our desirable character in the plant. These plants have resistance against disease and are pathogen free. देखें इधर से फिर आप रिकॉल करें जो मैंने आपको ब्लैक नाइट शेड और पोटैटो वाली एग्जांपल दी थी। ये जो प्लांट होते हैं इस तरह से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट डिजीज एंड आर पैथोजन फ्री. By plant culture, useful chemicals are obtained such as chiconin, which is used in chemical silk industry and treatment of injuries caused by burning. chiconin जो है वो एक तरह का केमिकल है जो कि सिल्क इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जो बर्न हो जाते हैं पेशेंट्स, जो बर्न जल जाते हैं तो उनकी बॉडी पे जो है chiconin केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से या जो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो टिश्यू कल्चर के जरिए, प्लांट कल्चर के जरिए ग्रो करवा सकते हैं। क्लोनिंग इज यूज इन ऑर्चिड्स एंड पाइन ट्रीज टू ऑब्टेन वुड। पाइन वुड जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ऑर्चिड्स प्लांट्स बहुत मशहूर है, तो उनकी जो है हम क्लोन बनाते हैं बहुत सारे, ताकि जो है वो हमारे पास उनकी क्वांटिटी आ जाए। क्लोनिंग इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी जीन। एग्जाम्पल इन 2001 endangered wild sheep named Mufflin was cloned. Cloning also help increase the agricultural output. क्लोनिंग जो है वो भाई इन सब की सबसे ज़्यादा एक जो खास पॉइंट है वो यही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है ना आपके पास वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक्सटिंग में जा रही है, आपने उसके मल्टीपल क्लोन्स बना लिए, तो आपके पास वो एक्सटिंक्शन से तो बच जाएगी स्पीशी, है ना, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल तरीके से आपने क्लोनिंग के जरिए, टिश्यू कल्चर के जरिए उसकी जो है वो न्यू जनरेशन पूरी बना ली। तो अब वो स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास उसकी जो है वो आउटपुट आ गया है। तो बेसिकली बात सबसे ज़्यादा यही है कि इंक्रीज करवाते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। Now come to the disadvantage. These plants are sterile, do not reproduce by sexual method. This technique may cause change in the structure or number of chromosome. भाई इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं, अगर अब जनरेशन तो हमारे पास आ गई, इतनी बड़ी क्रॉप तो प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जो प्लांट है वो इसलिए मोस्टली जो होते हैं वो स्टेराइल ही होते हैं। स्टेराइल मतलब क्या होता है कि वो फर्टाइल नहीं होते, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो नया प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब ये टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस टेक्निक में इनके जो डीएनए होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनके नंबर थोड़े से ऑल्टर्ड हो जाते हैं। नेचुरली जो होता है उससे कुछ ऑल्ट्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ये प्लांट स्टेराइल हो जाते हैं। क्लोन हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसके अलावा उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि बात वही हो गई ना कि आगे अपनी जो है कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे। क्लोन्स आर लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। इसके अलावा आपने एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाई है, तो आप आर्टिफिशियल चीज़ जितनी भी अच्छी बना लें, लेकिन अल्लाह ताला या नेचुरल जो हमारी कुदरत है, जो उसकी जो चीज़ है उसके मुकाबिल हो ही नहीं सकती। तो नेचुरल प्लांट जितना भी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, टेम्परेचर का, इसका उसका, न्यूट्रिशन का, वो क्लोन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी जो है उससे ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके ऊपर इफेक्ट करेगी और वो डाई हो जाएगा। तभी इसका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। नाउ आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पहले तो जल्दी से सेक्सुअल के मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करवाएं आप लोग, क्या क्या होते हैं कि सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन एंड डिवीजन इज ऑफ माइटोटिक टाइप एंड ऑल द पेरेंट्स आर अलाइक विद ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is a mode of reproduction of getting an individual from the fusion of two dissimilar sex cells called male gamete and female gamete as a result of fertilization. Sexual reproduction में हमेशा टू पेरेंट्स रिक्वायर होंगे, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल. ठीक है,
सबसे पहले तो स्टार्ट ही यहाँ से होगा कि इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर होंगे। इसके बाद इसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है। मेल पेरेंट मेल गैमीट फॉर्म करेगा, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट फॉर्म करेंगी। दोनों गैमीट की इसके बाद फ्यूजन होगी। जब फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा तो फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। और इसके अंदर जो डिवीजन होती है वो मियोसिस होती है, ठीक है। सेल डिवीजन इसके अंदर कौन सी होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं वो अपने पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते, ठीक है। माइटोसिस का जो डॉटर और पेरेंट होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है कि आप फर्क नहीं पता कर सकते, लेकिन मियोसिस के नतीजे में जो पेरेंट और डॉटर में डिफरेंस होता है वो आप जो है पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डॉटर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तभी इसके अंदर वेराइटीज भी आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर वेराइटीज भी फॉर्म नहीं होती। इसके अलावा एक और कैरेक्टर इसका क्या था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। अगर पेरेंट के अंदर 2n इन्फॉर्मेशन है तो डॉटर के अंदर n आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ जीन है, क्रोमोसोम नंबर है, वो अगर वो डबल है पेरेंट के अंदर तो डॉटर्स के अंदर क्या हो जाएंगे? वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। तो इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ऑल्टर हो रही है। इनके अंदर पेरेंट सेल, दोनों पेरेंट्स भी रिक्वायर्ड है। इनके अंदर गैमीट भी फॉर्म होते हैं और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होती है। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ये एनिमल में पढ़े या प्लांट में पढ़े, बस पॉइंट्स आपने याद रखने कि क्या सेक्सुअल के हैं और क्या एसेक्सुअल के। अब आ जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में कितनी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? तो इसलिए हमारे पास है 4 तरह की: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी एंड हीटेरोगैमी। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, गैमी मतलब यूनियन, ठीक है। गैमस या गैमी मतलब क्या होता है? यूनियन। सेम, इसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो शक्ल, सूरत और उसका फंक्शन सब कुछ एक जैसा होगा। वो दिखने में भी एक जैसे होंगे, वो काम करने में भी एक जैसे होंगे। जब भी मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी अपीयरेंस, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन, दोनों सेम तरह का होगा तो इसको इसलिए हम कहते हैं आइसो मतलब सेम। सेम गैमीट का यूनियन होना, यूनाइट होना इज कॉल्ड आइसोगैमी। नंबर 1 डायग्राम आप देख लें जो बनी हुई है, प्लस मतलब पॉजिटिव, एक मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है और एक मेल पेरेंट है, लेकिन दोनों का साइज, शेप और फंक्शन सब कुछ क्या है? सेम है। सेकेंड हमारे पास आता है एनाइसोगैमी, अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेकेंड में हमारे पास क्या होता है? एनाइसोगैमी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं? वो डिसिमिलर होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है कि सपोज करें 2 गैमीट है, एक है मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट। तो एक जो है हमारे पास फ्लैजिलेटेड होगा और दूसरा जो है वो फ्लैजिलेटेड होगा। सॉरी, कभी समटाइम्स कुछ केसेस में फ्लैजिलेटेड होता है और कुछ केसेस में क्या होता है? वो अनफ्लैजिलेटेड भी होता है। अब हमने इसको फिजियोलॉजिकली सिमिलर क्यों बोला है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्यों बोला है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इसलिए बोला है कि इनकी जो शेप है वो सेम है, ठीक है। शेप इनकी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन फिजियोलॉजिकली क्यों डिसिमिलर होते हैं? क्योंकि अगर इनका एक का फ्लैजिला है और दूसरा जो है वो विदाउट फ्लैजिला है तो एक तो मोटाइल हो गया लेकिन दूसरा क्या हो गया? सेजाइल हो गया, ठीक है। एक तो चल सकता है, फ्लैजिला वाला चल सकता है, लेकिन विदाउट फ्लैजिला वाला मूव नहीं कर सकता। तो इस तरह की गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? एनाइसोगैमस। और प्रोसेस क्या कहलाता है? एनाइसोगैमी। Now, oogamy, a kind of reproduction during which two fusing gametes are morphologically as well as physiologically dissimilar. oogamy के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो होता है वो dissimilar होता है। मतलब एक जो है वो मेल गैमीट जो है वो एक तो छोटा होगा साइज में, इसके अलावा वो फ्लैजिलेटेड होगा। इसके अलावा जो फीमेल गैमीट होगा वो क्या होगा? इनलार्ज होगा, बड़ा होगा और विदाउट फ्लैजिला होगा। तो दिस इज कॉल्ड ऊगैमी। ना फिजियोलॉजी इनकी सेम है, दोनों के फंक्शन अलग हो गए, एक मूव कर सकता है एक नहीं कर सकता, और दोनों का जो है वो शक्ल सूरत भी अलग हो गई। तो दिस इज कम अंडर द हेडिंग ऑफ ऊगैमी। इसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है हीटेरोगैमी। हीटेरो मीन्स डिफरेंट गैमेट्स, मतलब वो यूनियन, डिफरेंट गैमेट्स का यूनियन का कहलाता है? हीटेरोगैमी कहलाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अ वेरी स्ट्रेसफुल
A very successful mode of reproduction evolve in bryophyte, in which there is a small flagellated motile male gamete called sperm fused with a large non-motile food-filled gamete called ovum fused to form a zygote. देखिए heterogamy is a modified form of oogamy. ठीक है, जो ओगैमी है वो सेम है heterogamy से. क्यों? क्योंकि heterogamy में भी क्या है कि एक छोटा सा मोटाइल स्पर्म है और जो बड़ा सा बहुत बड़ा सा बिग सा नॉन मोटाइल ओवम है. लेकिन इसका ओवम में एक खास बात क्या है जो इसको oogamete से डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि इसका जो फीमेल गैमेट है वो फूड स्टोर करता है अपने अंदर बहुत सारा. ठीक है, अपने अंदर उसके अंदर बहुत सारा जो ना न्यूट्रिशनस मटेरियल मौजूद होता है जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन में खाना प्रोवाइड करता है. बाकी चीज़ें जो है ना उसकी तकरीबन सेम है. तो ये कहलाता है हीट्रोगैमी कहलाता है. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. आइसोगैमी में क्या होगा, दोनों सेम गैमेट होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, साइज भी सेम होगा और मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली हर तरह से सेम होगा. एनाइसोगैमी में क्या होगा कि उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी लेकिन फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी. एक मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल होगा, लेकिन दोनों की शेप क्या होगी, ओवल सी सेम होगी. तभी हमने कहा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर. oogamete के अंदर क्या होगा कि बिल्कुल ही ना मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे ना फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे. एक बहुत बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा. हीट्रोगैमी में क्या होगा कि इसमें भी यही है कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, फूड स्टोरिंग कैपेबिलिटी होगी. तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट फीचर इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो सबसे पहले तो मुझे बताने कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की. ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले उसकी कुछ खुसूसियात हैं, हम वो कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेंगे. लेकिन फर्स्ट आप मुझे बताएं कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म का अपोजिट क्या होता है, उसके काउंटर पार्ट जो प्लांट हम पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एंजियोस्पर्म. ठीक है, एंजियोस्पर्म होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं. एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो विदाउट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करते. एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर फ्रूट्स के अंदर सीड मौजूद होते हैं. ठीक है, सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर फ्रूट जो होते हैं, सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं. ठीक है, फ्रूट्स नहीं होते, वो सीड होते हैं, डायरेक्टली नेकेड सीड मौजूद होते हैं. इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पाइन और होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर. और ये किसकी फर्दर टाइप्स आते हैं, ट्रैक्योफाइट और ब्रायोफाइट की सब टाइप होती है. ट्रैक्योफाइट की सब टाइप होती है. स्पर्मोप्सिडा की सब टाइप्स लाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म की कुछ खसूसियात. The main plant is diploid and sporophyte. There is a heterospory as two spores are produced. देखिए कुछ मैंने कहा ना कि कुछ फीचर्स हैं, थोड़ा सा आपको अभी अजीब से भी लगेंगे, लेकिन जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो इसलिए मैं आपको बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी इंशाल्लाह. तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड एंड स्पोरोफाइट. ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जब भी हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की बॉडीज होती हैं. एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गैमीटोफाइट. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम जो कहते हैं कि एक दफ़ा में गैमीटोफाइट फॉर्म होता है, दूसरी दफ़ा में क्या फॉर्म होता है, स्पोरोफाइट होता है. ठीक है, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है. तो अब इनकी दो बॉडीज होती हैं, तो इसमें अब ऐसा होता है कि कोई एक डोमिनेटिंग बॉडी होती है या मेन बॉडी होती है. तो किसी के अंदर गैमीटोफाइट होती है, किसी के अंदर मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है. लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है और वो डिप्लॉयड होती है. क्या होती है, 2n होती है. स्पोरोफाइट होती है और वो 2n होती है. अगर जिनमें गैमीटोफाइट होगी तो वो क्या होगी, हैप्लॉइड बॉडी होगी, वो होती है n. There is a heterospory as two spores are produced. इनके अंदर heterospory होती है. हीट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोर्स मतलब स्पोर्स फॉर्म होना. तो दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स इनके अंदर प्रोड्यूस होते, तभी हम इन्हें बोलते हैं heterospory. The functional megaspore develop to form a miniature female gametophyte which is permanently lodged within the megasporangium ovule.
फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया ईच हैविंग अ सिंगल ओवम। अच्छा, जो अब मेल, हमने कहा ना दो तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, एक होते हैं मेल स्पोर और एक होते हैं फीमेल स्पोर। जो मेल स्पोर है, सॉरी जो फीमेल स्पोर है उसको हम कहते हैं मैगा स्पोर। क्या कहते हैं? मैगा स्पोर। क्यों मैगा स्पोर कह रहे हैं? मैगा मतलब होता है बड़ा, स्पोर मतलब होता है स्पोर फॉर्म होना। तो मैगा स्पोर जो इनके अंदर फीमेल स्पोर होता है वो बड़ा होता है साइज के अंदर, तभी उसको हम कहते हैं मैगा स्पोर। और वो जिस ऑर्गन के अंदर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इनके अंदर ऑर्गन होता है, जैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होते हैं? मेगा स्पोर्स फॉर्म होते हैं। यही चीज अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम ऑर्गन होगा, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया ईच हैविंग अ सिंगल ओवम। अब ये जो स्पोर बन रहे हैं, फीमेल गैमीट जो बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर उसने ना बताया कि 2 से 5 सेल होते हैं, या 2 से 5 जो होते हैं वो आर्चिगोनिया होते हैं, और उस हर एक के अंदर क्या होता है? सिंगल ओवम होते हैं। समझे, 2 से 5 सेल है और उसके अंदर क्या है? सिंगल सिंगल ओवम मौजूद है। डायग्राम में मैं भी आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी सारा। Each microspore develop into an other miniature female gametophyte consists of stalk, nucleus, tube nucleus, 2 male gamete, 2 prothelial cell with an elongated pollen tube। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर है वो क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट होगा। माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ किसके अंदर हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ। माइक्रोस्पोर फर्दर ग्रो करेगा, फॉर्म होगा, तो वो क्या बना देगा? मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि उसके अंदर स्टॉक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 2 ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं और 2 प्रोथीलियल सेल होते हैं। तो कितने हो गए? ये टोटल 7 हो गए कि 2 ट्यूब सेल, सॉरी 2 न्यूक्लियस, 2 प्रोथीलियल सेल और 2 मेल गैमीट और एक न्यूक्लियस, स्टॉक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं? सब पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होगा? स्पोरोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मेगा स्पोरेंजियम गिव राइज टू अ सीड। जो फीमेल गैमेट था, मेगा स्पोरेंजियम वो क्या बना देगा? सीड बना देगा। सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा तो वो न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में देखें, ये मेच्योर स्पोरोफाइट बने हुए हैं, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियम कहलाता है। जब इसके अंदर मियोसिस हुआ, स्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म हुआ? स्पोर्स फॉर्म हुआ। स्पोर्स हमने कहा कि इसके अंदर 2 तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, एक होते हैं मेगा स्पोर और एक होते हैं माइक्रो स्पोर। देखिए ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका स्ट्रक्चर हार्ट शेप होता है। ठीक है, सॉरी गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हार्ट शेप होता है। उस गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे? मेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। ऊपर आपको दिख रहे हैं वो जो स्पर्म बन रहे हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और नीचे जो एग है वो क्या होंगे? मेगास्पोरेंजियम होंगे। ये जब आगे ग्रो करेंगे तो क्या बना देंगे? मेल एंड फीमेल गैमीट बना देंगे। जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन करी, यूनियन करी, तो क्या बना? जाइगोट बना है। जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो ने क्या बना दिया? न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना दिया। तो 12 से हमारे पास क्या आ गई? स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ गई। तो ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को, जिसको हम आगे लाइफ साइकिल में फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिक इसका आइडिया ले लेते हैं। Flower develop from the compressed shoot with 4 whorls of modified leaves separated by a very short internode। इन्होंने कहा जो फ्लावर जब फॉर्म होता है तो वो 4 वर्ल्स से मिलके जो है ना फ्लावर बनते हैं, जो कि मॉडिफाइड इंटरनोड्स होती हैं। These 4 floral leaves in sequence from the outside to inside of the flower are sepal, petal, stamen and carpel। अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें बाहर से अंदर की जानिब, तो सबसे आखिर वाली जो पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, जिसे हम कहते हैं सेपल्स। उसके बाद जो कलरफुल पत्तियां होती हैं फ्लावर की, उसे हम कहते हैं पेटल्स। उसके अंदर फिर जो लंबी सी स्टॉक और एंथर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं स्टेमेन, और अंदर जो ओवरी होती है उसे हम कहते हैं कार्पल। तो ये 4 क्या होते हैं? 4 वर्ल्ड कहलाते हैं फ्लावर के।
जिन फ्लावर्स के पास ये चारों मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं कंप्लीट फ्लावर, और जिनके अंदर ये एक भी एब्सेंट हो या नहीं हो तो वो कहलाते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ठीक है। द स्टेमन एंड कार्पल कंटेन माइक्रो एंड मैक्रोस्पोरेंजिया, द चैम्बर वेयर माइक्रो एंड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। अब जो स्टेमन है, स्टेमन का भी अगर हम अलग से स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो एक लंबी सी डंडी टाइप की होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर का जो स्वेलन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंथर। इनको पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो जो एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, चैम्बर बने होते हैं माइक्रो एंड मेगास्पोर्स रेंजिया। वहां पे क्या होते हैं कि माइक्रो और मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो बेसिकली स्पोर्स जनरेट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, which is a part of the stamen. Now these spore develop into male and female gametophyte. अब ये जब स्पोर मल्टीप्लाई होंगे, माइटोसिस करेंगे, तो ये आगे किसमें चेंज हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में। The young male gametophyte are sperm containing germinated pollen grain which form within the chamber of the anther at the tips of the stamen. देखिए यहाँ पे वही बात इसने बता दी कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो स्पर्म होता है, और वो कहाँ होता है, जो are containing germinated pollen grains, उसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मौजूद होता है। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है, एंथर ऑफ द एंथर में मौजूद होता है। ठीक है, एंथर के अंदर बनता है, जो कि कहाँ मौजूद होता है, टिप्स ऑफ द स्टेमन के ऊपर। बात वही है, फिर रिकॉल करिए, स्टेमन हम पूरे एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, अगर हम अलग अलग उसको पढ़े तो फिलामेंट होता है और उसका जो स्वाइलन पार्ट होता है वो सिर्फ कहलाता है एंथर। तो टिप ऑफ द स्टेमन मतलब एंथर के अंदर। These pollen grain after pollination develop into male gamete containing pollen tube called male gametophyte. अब क्या होता है कि ये pollen grain जो है वो pollination करते हैं। pollination क्या होता है इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ही है, वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। Basically transfer of the pollen from the anther to the stigma of the ovary. जब पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो वो एक पॉलन ट्यूब जनरेट करेंगे और फिर वो मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। The female gametophyte are egg containing structure called embryo sac. जो ओवरी होती है, ठीक है, जो सेंटर पार्ट होता है फ्लावर का या जो कार्पल कहलाता है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है या एग होता है। ठीक है। एम्ब्रियो सैक डेवलप इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल विच आर इनक्लोज्ड बाय द ओवरीज। क्या होता है कि सबसे बाहर जो है ये ओवरीज है, ओवरीज के अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर जो है हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म होता है, या एम्ब्रियो सैक कहलाता है। या एम्ब्रियो सैक जो है वो किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। Thus stamen and carpel are the reproductive part of the flower while sepal and petals are the non-reproductive parts of the flower. अब फ्लावर के हमने हमेशा पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम आ जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि स्टेमिन और कार्पल जो है वो क्या आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, जबकि सेपल और पेटल जो है वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, सेपल और पेटल का दूसरा नाम क्या होता है, कैलिक्स और करोला। सेपल्स मतलब कैलिक्स, पेटल्स मतलब करोला, एंड्रोशियम स्टेमिन और गाइनोशियम मतलब ओवरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड हाउ यू मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.